आज हम डेटा माइनिंग में क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का अन्वेषण करेंगे। आइए जानें कि ये तकनीकें समानताओं के आधार पर डेटा को कैसे समूहित करती हैं। आइए विभाजनात्मक क्लस्टरिंग में गहराई से उतरें। ये विधि गैर श्रेणीबद्ध है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक डेटा उदाहरण को k गैर ओवरलैपिंग क्लस्टर्स में से ठीक एक में असाइन किया जाता है। उपयोगकर्ता क्लस्टर्स की संख्या k निर्दिष्ट करता है, जो निर्धारित करता है कि डेटा को कैसे समूहबद्ध किया जाता है। ये दृष्टिकोण बड़े डेटा सेट्स के लिए कुशल है और डेटा बिंदुओं के स्पष्ट विशिष्ट विभाजन की अनुमति देता है। सही k चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लस्टरिंग परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अब क्लस्टरिंग में वर्ग त्रुटि की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। वर्ग त्रुटियों का योग या SSE क्लस्टरों की संकुचितता को मापता है। प्रत्येक क्लस्टर CI के लिए हम SSE की गणना प्रत्येक डेटा बिंदु X और क्लस्टर केंद्रक μi के बीच की वर्ग दूरी को जोड़कर करते हैं। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है: SSEI sum X in CI X μi2। कुल SSE सभी k क्लस्टरों में इन त्रुटियों का योग होता है, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है: SSE1 k SSEJ। उद्देश्य इस लागत फंक्शन को न्यूनतम करना है, ये सुनिश्चित करते हुए कि डेटा बिंदु अपने संबंधित केंद्रकों के जितना संभव हो उतना निकट हो, जो कि सघन और स्पष्ट रूप से परिभाषित क्लस्टरों को इंगित करता है। ग्राफ केंद्रकों के साथ क्लस्टरों को दर्शाता है, ये दिखाते हुए कि डेटा बिंदु उनके चारों ओर कैसे वितरित हैं। चलो k-मीन एल्गोरिदम का अन्वेषण करें, जो विभाजनात्मक क्लस्टरिंग के लिए एक लोकप्रिय विधि है। सबसे पहले आप k के लिए एक मान तय करते हैं, जो कि आपके द्वारा चाही गई क्लस्टरों की संख्या है। इसके बाद k क्लस्टर सेंट्रोइड्स को इनिशियलाइज करें, जिसे आवश्यकता होने पर रैंडमली किया जा सकता है। एक बार सेंट्रोइड्स सेट हो जाने पर प्रत्येक डेटा ऑब्जेक्ट को निकटतम सेंट्रोइड को असाइन करें, प्रारंभिक क्लस्टर सदस्यता स्थापित करते हुए। फिर प्रत्येक क्लस्टर को असाइन किए गए ऑब्जेक्ट्स के औसत की गणना करके सेंट्रोइड्स का पुनः मूल्यांकन करें, यह मानते हुए कि वर्तमान सदस्यताएं सही हैं। अंत में जांचें कि क्या किसी ऑब्जेक्ट की सदस्यता बदली है। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यदि परिवर्तन होते हैं तो असाइनमेंट और पुनः मूल्यांकन चरणों को दोहराएं। ये पुनरावृत्त प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक स्थिरता प्राप्त नहीं हो जाती, जो अक्सर अच्छी तरह से परिभाषित क्लस्टरों का परिणाम होती है। आइए k-मीन क्लस्टरिंग के पहले चरण की जांच करें। यहाँ हम निकटता को मापने के लिए यूक्लिडियन दूरी मेट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। ग्राफ प्रारंभिक क्लस्टर सेंट्रोइड्स को दिखाता है, जिन्हें μ1, μ2 और μ3 के रूप में लेबल किया गया है, साथ ही डेटा बिंदु जो स्थान में बिखरे हुए हैं। ये सेंट्रोइड्स क्लस्टरिंग के लिए प्रारंभिक बिंदु हैं और प्रत्येक डेटा बिंदु को यूक्लिडियन दूरी के आधार पर निकटतम सेंट्रोइड को सौंपा जाएगा। ये प्रारंभिक असाइनमेंट अगले चरणों में क्लस्टर्स को परिष्कृत करने के लिए मंच तैयार करता है। k-मीन्स क्लस्टरिंग के दूसरे चरण में हम देखते हैं कि डेटा बिंदु उनके निकटतम सेंट्रोइड्स μ1, μ2 और μ3 को सौंपे गए हैं। निर्णय सीमाएं जो नारंगी रंग में दिखाई गई हैं, इन क्लस्टर्स को अलग करती हैं। तीर सेंट्रोइड्स की उनके सौंपे गए बिंदुओं की औसत स्थिति की ओर गति को इंगित करते हैं। यह समायोजन सुनिश्चित करता है कि सेंट्रोइड्स अपने क्लस्टर्स का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक समूह के भीतर समग्र विचलन को न्यूनतम करते हुए। यह प्रक्रिया क्लस्टर्स को परिष्कृत करने के लिए क्रमिक रूप से जारी रहती है। k-मीन्स क्लस्टरिंग के चरण 3 में हम μ1, μ2 और μ3 के अद्यतन स्थानों का अवलोकन करते हैं। प्रत्येक सेंट्रोइड अपने असाइन किए गए डेटा बिंदुओं की औसत स्थिति पर चला गया है, जिससे अधिक संतुलित क्लस्टर बनते हैं। डेटा बिंदु उनके क्लस्टर के अनुसार रंग कोडित रहते हैं, जो उनके निकटतम सेंट्रोइड को दर्शाते हैं। ये पुनरावृत्त समायोजन तब तक जारी रहता है जब तक सेंट्रोइड्स नहीं हो जाते, प्रत्येक क्लस्टर के भीतर न्यूनतम विचरण सुनिश्चित करते हुए। k-मीन्स क्लस्टरिंग के चरण 4 में सेंट्रोइड्स μ1, μ2 और μ3 अपने अपने क्लस्टर्स के माध्य की ओर बढ़ते रहते हैं। तीर उनके नवीनतम डेटा पॉइंट्स के असाइनमेंट्स के आधार पर उनके आंदोलन को दर्शाते हैं। यह समायोजन प्रक्रिया क्लस्टर्स को फिट करती है,
जिसका उद्देश्य डेटा पॉइंट्स और उनके सेंट्रॉइड्स के बीच की कुल दूरी को कम करना है, जिससे क्लस्टर एकजुटता में सुधार होता है। जैसे जैसे सेंट्रॉइड्स स्थिरता की ओर बढ़ते हैं, क्लस्टर्स अधिक परिभाषित हो रहे हैं। केंड्रक म्यू1 म्यूड ने के मीन क्लस्टरिंग के चरण 5 में उन स्थितियों तक पहुंच गए हैं जो उनके संबंधित डेटा बिंदुओं से दूरी को न्यूनतम करती हैं। अक्ष विभिन्न स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दिखाते हुए कि डेटा बिंदु इन स्थितियों में कैसे वितरित हैं। क्लस्टर अब अच्छी तरह से परिभाषित है। प्रत्येक केंद्रक अपने क्लस्टर के औसत का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। ये संकेत करता है कि एल्गोरिदम ने यूक्लिडियन दूरी मीट्रिक के आधार पर डेटा को प्रभावी ढंग से समूहित किया है। चलो के मीन्स एल्गोरिदम के अभिसरण पर चर्चा करते हैं। क्लस्टरिंग की लागत को प्रत्येक डेटा बिंदु और उसके संबंधित सेंट्रॉइड के बीच की वर्ग दूरी के योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे गणितीय रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है: sums x in ci x minus mu I do। के मीन्स के प्रत्येक चरण में जैसे जैसे सेंट्रॉइड्स को उनके क्लस्टर्स के लिए बेहतर फिट करने के लिए समायोजित किया जाता है, लागत घटती जाती है। चूंकि लागत शून्य से नीचे बंधी होती है, यह सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिदम सीमित संख्या में चरणों में अभिसरण करता है। यह अभिसरण गारंटी देता है कि एल्गोरिदम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएगा जहां आगे के समायोजन क्लस्टर की संकुचनता में सुधार नहीं करते। यह स्लाइड दर्शाती है कि के मीन्स क्लस्टरिंग को इमेज सेगमेंटेशन में कैसे लागू किया जा सकता है। हम मूल छवियों को उनके सेगमेंटेड संस्करणों के साथ देखते हैं, जो के विभिन्न मानों का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं। जैसे जैसे के डू से डेथ तक बढ़ता है, सेगमेंटेशन अधिक विस्तृत हो जाता है, जो मूल छवि की अधिक बारीकियों को पकड़ता है। यह प्रक्रिया डेटा संपीड़न के लिए वेक्टर क्वांटाइजेशन को दर्शाती है। छोटे के मान उच्च संपीड़न लेकिन खराब छवि गुणवत्ता का परिणाम देते हैं, जबकि बड़े के मान विवरण में सुधार करते हैं लेकिन संपीड़न को कम करते हैं। यह संतुलन छवि प्रसंस्करण और भंडारण जैसी अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है। के मीन्स क्लस्टरिंग में सही के का चयन करना आवश्यक है। एक दृष्टिकोण यह है कि डोमेन विशेषणों से परामर्श किया जाए जो क्लस्टरिंग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि स्क्वेयर्ड एरर्स एसएसई के योग को ऑप्टिमाइज किया जाए, लेकिन यह आदर्श नहीं है क्योंकि एसएसई उच्च के साथ घटता है। एक लोकप्रिय विधि एल्बो समाधान है, जहां आप एसएसई को के विरुद्ध प्लॉट करते हैं और उस बिंदु को देखते हैं जहां घटने की दर में अचानक परिवर्तन होता है, जो क्लस्टर विवरण और दक्षता के बीच संतुलन का संकेत देता है। जब के को 1, सभी डेटा बिंदु एक ही क्लस्टर में समूहित होते हैं। उद्देश्य फंक्शन का मान 873.0 है, जो केंद्रक से वर्ग दूरी के कुल योग का प्रतिनिधित्व करता है। यह उच्च मान सूक्ष्मता की कमी और डेटा संरचना के संभावित खराब प्रतिनिधित्व को दर्शाता है कि एक क्लस्टर का उपयोग करने से अक्सर महत्वपूर्ण विचरण होता है, जो बेहतर क्लस्टरिंग परिणामों के लिए उपयुक्त के का चयन करने के महत्व को उजागर करता है। जब के को डू होता है, तो डेटा को 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना केंद्रक होता है। उद्देश्य फंक्शन का मान काफ़ी घटकर 1.3.1 हो जाता है, जो प्रत्येक समूह के भीतर कम भिन्नता के साथ बेहतर क्लस्टरिंग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि के को बढ़ाने से डेटा बिंदुओं के बीच अधिक विशिष्ट पैटर्न और संबंधों को पकड़कर डेटा संरचना के प्रतिनिधित्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। के = 3 के साथ डेटा को अब 3 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व उसके अपने केंद्रक द्वारा किया जाता है। उद्देश्य फंक्शन का मान और घटकर 133.6 हो जाता है, जो और भी परिष्कृत क्लस्टरिंग को दर्शाता है। यह कमी दिखाती है कि अधिक क्लस्टर जोड़ने से फिट में सुधार हो सकता है, जो डेटा में सूक्ष्म पैटर्न को पकड़ता है। प्रत्येक क्लस्टर अब एक विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बेहतर डेटा विश्लेषण और व्याख्या की अनुमति मिलती है। यह ग्राफ के लिए लागत फंक्शन मानों को 1 से 6 तक दर्शाता है। के को ड्यू पर तीव्र गिरावट पर ध्यान दें, जो क्लस्टरिंग के लिए एक इष्टतम बिंदु को इंगित करता है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाव देता है कि 2 क्लस्टर डेटा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं।
क्लस्टरों की इष्टतम संख्या की पहचान करने की इस विधि को कोहनी खोज या घुटना खोज कहा जाता है। ये लागत फंक्शन को न्यूनतम करने और उपयुक्त खे का चयन करके अधिक फिटिंग से बचने के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। खे मीन क्लस्टरिंग कई ताकतें प्रदान करता है। यह अभिसरण की गारंटी देता है, जिससे विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित होते हैं। एल्गोरिदम तुलनात्मक रूप से कुशल है, जिसकी जटिलता ओ टी गेन एन वस्तुओं की संख्या है, k क्लस्टर्स की संख्या है और t पुनरावृत्तियों की संख्या है। आमतौर पर k और t n की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जिससे ये स्केलेबल बनता है। इसके अतिरिक्त k मीन को लागू करना और समझना आसान है, जिससे ये विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सुलभ बनता है। k मीन के कई कमजोरियां हैं। ये केंद्रों की प्रारंभिक स्थिति के प्रति संवेदनशील होता है, जो परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ये उन समूहों के साथ संघर्ष करता है जिनके आकार गैर उत्तल होते हैं, जैसा कि चित्रण में दिखाया गया है। आपको अग्रिम में खे निर्दिष्ट करना होगा, जो सहज नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त खे मीन शोरयुक्त डेटा और बाहरी तत्वों को संभालने में प्रभावी नहीं है, जो परिणामों को विकृत कर सकते हैं और समूहबद्धता की सटीकता को कम कर सकते हैं।